हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। अभी एक बार सबको ऐड हो जाने देते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब लोग ऐड होते रहेंगे। मैं पहले दो एस्पिरेंट्स को ऐड करना चाहूँगा जो हमें आज जो हमने मॉर्निंग सेशन किया था, क्या जो हमने डिस्कस किया वो बताएंगे। तो उनमें से एक हैं ठीक है, तो अभी दिन का जो सेशन था जो हमने दिन में लिया था उसको जो समराइज़ कर पाएंगे वो मेरे को अभी रिक्वेस्ट भेजें। हेलो। गुड सर। हाँ, गुड इवनिंग। पहले एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। सर सर मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं जयपुर से हूँ। अच्छा, जयपुर से है। और अभी आप अपना एक बार एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बता दें कि आपने मतलब अभी क्या कर सर रहे हैं मैंने या। ग्रेजुएशन किया है पीएचडी से। और अच्छा। हाँ अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ सर। मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम यूपीएससी की साथ तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मतलब अभी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और आप बताइए मैम। सर मैं फर्स्ट ईयर में हूँ बीकॉम के। आई एम फ्रॉम नागपुर। येट आई वांटेड टू परस्यू लॉ एंड मैंने पिछले साल नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैं लॉस के एग्ज़ाम दे रही हूँ इस साल। तो अच्छा, ठीक है। तो अभी पहले मैं मतलब आप लोगों से वन बाय वन पूछूंगा कि आप ये जो आपने जो दोनों ने मॉर्निंग सेशन अटेंड किया होगा, शायद आपने किया था दोनों ने। ठीक है, तो जो मॉर्निंग सेशन में जो मैंने बताया था उसको एक बार समराइज़ कर देंगे आप, तो मुझे मतलब सही रहेगा बच्चों के लिए कि उनको भी पता चलेगा कि क्या हुआ मॉर्निंग सेशन में, क्योंकि उसकी जो वीडियो है वो आईजीटीवी पे नहीं है। तो आप बता सकते हैं दोनों। पहले एक बता दीजिए फिर उसके बाद दूसरा। तो पहले मैं कहूँगा किसी से भी आप बता दो। आरोही, आरोही नाम है आपका? हाँ, आप बता दीजिए।
सो तो थोड़े पॉइंट्स जो मैंने कलेक्ट किए इज लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोचिंग इज़ नॉट नेसेसरी। आपके अगर आपके पास गाइडेंस है, आपको पता है कि कितना नेसेसरी है, लाइक मुझे पता है कि अगर मुझे इतनी बुक्स पढ़नी है तो कोचिंग इज़ नॉट रियली नेसेसरी। गाइडेंस अभी ऑनलाइन भी मिल जाता है। द सेकेंड थिंग इज लाइक, बहुत से लोग प्रीलिम्स में फेल होते हैं एंड आगे 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद दे अचानक आर इन द टॉप 10 probably. So it is हम्म। very necessary that तुम तीनों, like if it there are like 3 doors, so get every door one by one. Like first start for prelims, then for mains, and work accordingly. Secondly, I think that there is a plan B is very important. Plan B is important क्योंकि आपको एक mental satisfaction रहता है कि you have something to fall back upon. Third, don't listen to people who are not preparing for UPSC. They don't know the work that is going on. Just don't listen to them. And like, though UPSC is a very important exam and study wise, but also live another life. Like, it study is a part of everything, but give time to another things. Choose it wisely. It's not that you have to do everything, but it's not that you have to avoid every single thing. And one of the thing that I actually felt very nice was that if you are not giving up, the exam is crackable. It will take some time at times, but if you're not giving up, there is no chance that you're not going to get it. If you work hard upon it, it will happen. ठीक है, पंकज आप बताइए। और सर आपने बताया कि जो प्रिपरेशन है वो मतलब आपने बताया कि आपको कौन सा टाइम सुटेबल होता है। आप अपना जो बेस्ट टाइम होता है वो फाइंड आउट कीजिए कि आप नाइट में ज़्यादा सुटेबल होते हो पढ़ने के लिए या फिर दिन में। आपने ये डिस्कस किया उसमें। और आपने डिस्कस किया कि कंसल्टेंसी जो होती है सर वो आपकी इफिशिएंसी पर बेस्ड होती है। मतलब आप कितने इफिशिएंसी के साथ वर्क कर पा रहे हो वो मैटर करता है कि 6 से 6 घंटे आपने मिनिमम हावर के स्टडी के लिए बताए, तो उनको कितना मतलब आप डेली रख पा रहे हो हाँ वो हाँ। आपने बताया। और हम्म। डेली बेस्ड पे टारगेट सेट की करने के लिए कहा आपने, और उनको मतलब कंप्लीट करके टारगेट कंप्लीट करने के लिए बोला आपने। और एक आपने फ्रेंड सर्कल के लिए भी बताया कि आप ने जब प्रिपरेशन की तो आपका जो फ्रेंड सर्कल था उनको भी नहीं पता था कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, घर पे रहकर केवल आपके मॉम एंड डैड को ही पता था। तो वो वो एक एज ए एस्पिरेंट आप डिसाइड करो कि आपको मतलब कितना बताना है कि नहीं बताना है। अगर आप बताओगे तो हो सकता है कि आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा अदर चीजों में, लाइक शादी वगैरह को अवॉइड करने के लिए आपने वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के लिए बताया। और आपने जैसे प्री के लिए ज्यादा बताया, आपने प्री पर फोकस किया कि तीनों फेज में प्री जो होता है वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है, तो उस पर ज्यादा ज्यादा फोकस करने के लिए कहा आपने। ठीक है, थैंक यू तुम दोनों को, तुम दोनों बहुत अच्छे से समराइज़ किया जो भी मैंने बताया था। कुछ और पॉइंट्स जो मैं बोलना चाहूँगा कि जो मैंने बताए थे, पहला था कि मैंने अपनी पहले स्टोरी अपनी जर्नी यूपीएससी जर्नी को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो। ठीक है, अगर आपको मतलब फॉर एग्जांपल जब मैंने बताया कि मैं पहले आईआईटी दिल्ली में था, फिर मैंने आईआईटी दिल्ली में 3 महीने रह के देन आई लेफ्ट आईआईटी दिल्ली फॉर एससीआरए। तो वो एक बड़ा डिसीजन था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था कि मुझे था कि एससीआरए मुझे ज़्यादा सही लग रहा था, तो मैंने वो ज्वाइन किया। मतलब बहुत से लोग, मतलब लगभग सभी लोगों ने बोला था कि मत छोड़ो आईआईटी दिल्ली को, लेकिन मैंने आईआईटी दिल्ली छोड़ा और मैंने एससीआरए ज्वाइन किया, और एससीआरए ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि मेरा सही डिसीजन था। ठीक है, फिर मैं एससीआरए में रहा, तो एससीआरए में मैंने 4 साल रहा, ट्रेनिंग किया। एससीआरए में ट्रेनिंग करने के बाद जब मैंने फाइनल ईयर में सोचा कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, तो मैंने एक वो डिसीज़न लिया कि सिविल सर्विसेज के अंदर जाने का डिसीजन जो लिया, तो एससीआरए छोड़ के सिविल सर्विसेज में जाना, मतलब वो एक फिर वो एक अलग डिसीजन हो गया कि हाँ ठीक है, मतलब ये मैंने अलग डिसीजन ले लिया। तो अपने इंटरेस्ट को परस्यू करो। फॉर एग्जांपल मैंने जब कोचिंग का सोचा, तो मैंने सोचा कि मैं कोचिंग नहीं करूँगा, मैं घर पे रह के पढ़ूंगा। तो एक वो मेरा डिसीजन था कि मुझे कोचिंग की ज़रूरत नहीं लगी इतनी कि मेरे को कोचिंग चाहिए। तो मतलब आपके जो डिसीजंस हैं वो आपके इंडिविजुअल डिसीजंस है, सिर्फ आप ही उन्हें लें, मतलब किसी और के इन्फ्लुएंस में कभी अपना डिसीजन ना लें। और अपने आप को पहले एनालाइज करें। मतलब सबसे पहली चीज़ जो मैं कहूँगा कि आपको पहले अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होनी चाहिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है। मान लीजिए आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, आप उस पे मतलब आप वो आपका एकदम पॉजिटिव चीज़ है कि वो आपका एक वो रीजन है जिसके अंदर आप मतलब अच्छे से काम कर सकते हैं। एक आपका वीकनेस वाला है जिस पे आपको वर्क करके उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है किसी तरह। ठीक है, तो आपको अपनी वीकनेसेस मिनिमाइज करनी होती है, स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करना होता है।
तो जो ये सब चीज़ें हैं कि जब आपको अपना सेल्फ अवेयरनेस आएगी तो आप अपने डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे, और जब आप अपने डिसीजंस अच्छे से ले पाएंगे तो फिर आपको मतलब क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, और आपके मतलब डिसीजंस आपके होंगे तो फिर वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी आपको ही झेलने हैं। मतलब कल को कोई आपको अच्छा डिसीजन लेने पे मजबूर कर देता है कि आप अच्छा डिसीजन ले, आप उसकी बातों में आकर डिसीजन अच्छा ले लिया, लेकिन वो अच्छा डिसीजन सबके लिए है, लेकिन अगर आपके लिए वो अच्छा नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको वो लग रहा है कि नहीं मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर वो क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपके ऊपर इम्पेक्ट करेंगे, तो इसीलिए आपके डिसीजन सिर्फ आपके होने चाहिए। दूसरा मैंने ये डोर्स वाला बताया था कि प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू को डोर बाय डोर देखना चाहिए कि देयर आर 3 डोर्स इन अ सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो पहले आप प्री पे फोकस करें, जो मैंने बताया था, प्री पे फोकस करने के बाद जब प्री वाला डोर खुल जाता है फिर आप मेंस पे फोकस करें। मतलब जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, मतलब जब आपके पास कम टाइम है, ये स्ट्रेटेजी मैंने कम टाइम वालों के लिए बताई थी। जिनके पास पूरा 1 साल है उनको अलग तरह से चलना पड़ता है। तो जिनके पास कम टाइम है, जैसे अभी अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करने लगे तो अभी आपको पहले प्रीलिम्स वाले डोर तक जाना है, प्रीलिम्स को किसी तरह क्रैक करना है, फिर आप प्रीलिम्स के बाद सोचिए मेंस को मेरे को क्रैक करना है, तो इतने टाइम में मेरे को इतना सिलेबस करना है को उसको किस तरह से इफेक्टिवली कर सकता हूँ मैं, उसको किस तरह से मतलब किस में कितना स्किप करना पड़ेगा, क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या मतलब स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उस तरह से। मेंस होने के बाद मेंस और मेंस के रिजल्ट के बीच में आप ये देखिए कि आपकी कहाँ कमी रहेगी प्री और मेंस में, और उस पर वर्क कर कीजिए। जब मेंस का रिजल्ट आ जाता है फिर आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। इंटरव्यू की तैयारी मेंस और इंटरव्यू के बीच में, इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आपको 70% देना है, 30% आप प्रीलिम्स पे दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए इंटरव्यू का रिजल्ट आता है तो आपको प्रीलिम्स के लिए भी तैयार रहना है अगले अटेम्प्ट के। फिर जब इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, 2 केस बनते हैं, एक आपका सिलेक्शन हो जाता है, एक नहीं होता है। जब अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है तो देयर इज नथिंग लाइक, ठीक है। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो पहली बात जो याद रखनी है कि डीमोटिवेट नहीं हो रहा है, और अपने आप को मतलब ऐसा फील नहीं करना है कि एकदम डिप्रेशन या उस तरह से डिप्रेस्ड फील बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये मैंने बताया था कि ये यूपीएससी एग्जाम क्रैक ज़रूर होता है अगर आप लगे रहो। अगर आप क्विट करोगे बस वही एक केस है जिसमें ये सिविल सर्विसेज नहीं निकलेगा, अगर आप लगे रहेंगे पीछे तो ये ज़रूर निकलेगा। तो फिर आप अपने आप को फॉल बैक ना करने दें किसी, जैसे माउंटेन्स मैंने बताया था, माउंटेन का एग्जाम्पल लेके कि अगर आप माउंटेन को चढ़ रहे हैं, अगर आप आधा चढ़े हैं और आपको लग रहा है कि अब मैं मतलब यहाँ से आगे नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ रुके रहिए, थोड़ी देर रुक जाइए, लेकिन ऐसा ना होने दीजिए कि आप फॉल बैक मतलब पीछे की तरफ गिरें। तो जब रिजल्ट आता है और नहीं होता है तो आपके पास 2 चीज़ें होती हैं कि खुद को संभालना, या थोड़े मतलब तो संभालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, खुद को थोड़े 2-3 दिन के लिए मतलब ब्रेक ले लीजिए, घूमने चले जाइए, थोड़ा माइंड को हटाइए वहाँ से, और फिर तैयारी में लगिए। ये ना होने दीजिए कि आप उस पर सोच सोच के इतना ज़्यादा उसको दिमाग में बना ले और इतना डिप्रेस हो जाएं कि जो आपने आज तक की मेहनत की है उसके बाद भी आप फिर फॉल बैक कर जाएं, क्योंकि फिर आपको दोबारा उतना कवर करना पड़ेगा और उतना आगे जाना पड़ेगा। तो एक ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक मैंने बोला था प्लान बी आपके पास हमेशा होना चाहिए। उसके बाद मैंने बोला था मल्टीपल रिवीजन्स, कि आपकी जो रिवीजन है मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए, कि आपको रिवीजन बहुत बार करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी बताया था कि मैंने जब रिवीजन किया तो मैंने बहुत बार रिवाइज किया, मतलब लगभग 40 टाइम्स मैंने रिवाइज किया होगा हर एक सब्जेक्ट को। लेकिन तो अब लोग कहते हैं कि 40 टाइम्स बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप 1-2 बार पढ़ेंगे एक बार बुक को, तो जब आप मतलब थोड़ा टाइम पढ़ लेंगे फिर आपका ऐसा होने लगेगा कि आप एक दिन में एक बुक को आराम से रिवाइज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इतनी बार पढ़ लेंगे कि आपको पता हो जाएगा कि इसमें यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। मतलब आपको यूँ नहीं है कि आपको लाइन बाय लाइन रीड नहीं करना होगा। आपने 3 रिवीजन किए उसके बाद आप लाइन बाय लाइन रीड नहीं करेंगे, आपको पैराग्राफ वाइज आप रीड करना शुरू करेंगे कि इस पैराग्राफ में ये है, इस पैराग्राफ में ये है, तो वो बुक की मतलब जल्दी रिविजन की स्पीड बढ़ जाती है। फिर उसके बाद आएगा कि जो मैंने बताया था कि अपनी मतलब स्टडी को एज अ पार्ट ऑफ लाइफ लेके चलना है, पूरी लाइफ लेके नहीं चलना है। तो अपनी लाइफ में स्टडी कर रहे हो आप, ठीक है, आपको यूपीएससी के लिए स्टडी कर रहे हैं, वो तो आपको कंसिस्टेंसी उसमें रखनी है। लेकिन अगर फैमिली फंक्शन 2-3 महीने में कोई एक आधा फंक्शन आता है जिसमें आपको 1-2 दिन लगाने पड़ते हैं तो आप लगा सकते हैं, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि आप उसको भी स्किप करो। मतलब एकदम ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट या अपने आप पे ज़्यादा हार्ड नहीं होना है, थोड़ा रिलैक्स रहना है इसके अंदर, ठीक है। और और मैंने बताया था कि हाँ, रिलेशनशिप्स मैंने बताया था कि 2 टाइप की रिलेशनशिप होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अगर आप कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप में हो तो उसके अंदर कोई इशू नहीं है, आपको सिविल सर्विसेज से आपकी पढ़ाई पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। डिस्ट्रक्टिव में हो तो आप देखो कि डिस्ट्रक्टिव का इम्पैक्ट पड़ता है, तो आप उसको डिसकंटिन्यू करो या ब्रेक ले लो, जो भी है।
और मैंने बताया था अपनी नेगेटिविटी को इन्फ्लुएंस ना होने दो। आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो आपको कुछ कह रहे हैं कि या आपके मतलब, क्योंकि जो जिन लोगों ने तैयारी नहीं किया, जिनको नहीं पता सिविल सर्विसेज का इतना, वो कोशिश करेंगे कि अरे तुम्हारा 3 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए, तुम्हारा प्री भी नहीं निकल रहा, तुम्हारा ये नहीं हो रहा। तो आप उन लोगों के ओपिनियन से खुद को इन्फ्लुएंस मत होने देना, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें सिलेबस ही नहीं पता है यूपीएससी का, ठीक है, उनको यही नहीं पता होता है कि कितने एग्जाम होते हैं यूपीएससी में। तो जब जिनको मतलब बेसिक नॉलेज नहीं है, तो उन लोगों की ओपिनियन से आप पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए कुछ भी। तो अपने ज़िंदगी में से नेगेटिव एलिमेंट्स को दूर रखना है, चाहे उनको ब्लॉक करना हो या कुछ भी हो, और जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उनको रखना है ज़िंदगी के अंदर। और ये पॉजिटिव एलिमेंट्स कोई भी हो सकते हैं, इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स में कुछ लोग ऐसे हों जो एकदम नेगेटिवली आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, और आपके फ्रेंड्स में ऐसे हों जो आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो आपको बस ये रखना है कि जो आपको एनकरेज करता है, जिससे बात करके आपको एनर्जाइज फील होता है और मोटिवेटेड फील होता है, उनको अपनी लाइफ में रखना है। और जिनसे बात करके आपको लगता है नहीं यार मेरे को थोड़ा नेगेटिविटी आ रही है, उनको दूर करना है। क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है कि इस एग्ज़ाम के अंदर अगर आप घुस जाते हो, तो आपके पास हज़ार चीज़ें होती है, हज़ार चीज़ें आती हैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में, जिसमें आपको लगेगा कि आप मतलब नेगेटिविटी इन्फ्लुएंस कर रही है आपको। तो उस टाइम पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि उससे मतलब इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। तो बेफालतू की नेगेटिविटी जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, उसको तो आप हटा ही दो अपनी लाइफ से। तो एक ये मैंने बताया था। तो हाँ, ये सब चीज़ें मैंने बताई थी। अब आप वन बाय वन करके अपने कुछ डाउट्स हैं तो पूछ लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं इस लेक्चर के अंदर। सर, जब आपने प्रिपरेशन शुरू की थी तो आपको कैसे पता था कि you're श्योर कि मुझे यही करना है? वेरी स्पेसिफिकली, इज देयर एनीथिंग व्हिच विल टेल यू? बिकॉज राइट नाउ देयर इज अ पोस्ट गोइंग ऑन व्हिच एक्चुअली आई थॉट अबाउट कि अभी बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज या फैंटेसाइज कर दी है वो चीज। वेब सीरीज आ गई, वीडियोस आ गए, हम्म बट हाउ कैन यू हम्म बी हम्म श्योर हम्म। कि नो दिस इज द राइट? हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि जब मेरा पहला जो मोटिव था, जब मैं मतलब क्लास 11 12 में था, तो मैंने जब आईआईटी, जब भी कोई जेई या आईआईटी का एग्ज़ाम देता है, तो हर कोई प्लेसमेंट या पैकेजेस के लिए ही सोचता है कि मेरे को अच्छा पैकेज मिल जाएगा, आज इंजीनियरिंग हो जाए। तो मैंने अपना इंटरेस्ट चूज़ किया था। तो मैंने जैसे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी। मैंने कंप्यूटर साइंस कुछ भरा ही नहीं था। तो मेरे को वो मिला क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, ठीक है। तो मेरे को भी था कि मुझे एक प्लेसमेंट लेना है, हायर पैकेज लेना है। लेकिन जब आप अंदर जाते हो आईआईटी में, तो आपको पता चलता है कि हर चीज़ को, जो मतलब जैसे हमारे कोई मतलब कमर्शियलाइज हो गया ना, क्योंकि पूरा एजुकेशन को कमर्शियलाइज कर दिया गया, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आ गए ये, तो वो उस चीज़ को बहुत बड़ा बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जेई को बहुत बड़ा बना के दिखाया जाता है कि आईआईटी ये है वो है, लेकिन आप अंदर जाके पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली एक अच्छा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, मतलब अच्छी क्वालिटी टीचर्स हैं, लेकिन इतना ज़्यादा उसको मतलब ज़्यादा उसका वो बना रखा है, हाइप कर रखा है आईआईटी को। तो जब मैं आईआईटी में गया, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, अब मेरे को थोड़ा एससीआरए ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने एससीआरए में शिफ्ट किया। जब मैंने एससीआरए में शिफ्ट किया, तो इट वाज अ मतलब कम्प्लीटली शिफ्ट इन मतलब मेरा पूरा फ्यूचर शिफ्ट हो गया था। कैसे कि मैं आईआईटी में होता, एक प्लेसमेंट लेता, एक प्राइवेट सेक्टर में जाता, एक वो फ्यूचर था। एससीआरए में आते ही आए लैंडेड अप इन गवर्नमेंट सर्विसेज। मतलब मैं 18 ईयर्स की एज में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हुआ और गवर्नमेंट सर्विस में लैंड अप किया, जो एक ग्रुप पे सेंट्रल सर्विस होती है, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। वहाँ पे जब गया, तो वहाँ का एक एटमॉस्फेयर अलग था। उसके अंदर आपको एज अ ऑफिसर ट्रीट किया जाता था। उसमें आपको आपसे जो काम एक्सपेक्टेड था, या जो जिस हिसाब का वो बिहेवियर एक्सपेक्ट करते थे, वो एक बिहेवियर करते थे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर वाला। तो आप जब वहाँ जाते हैं, आप जब लोगों से डील करते हैं, तो आपको समझ आता है कि वो कितना बड़ा और कितना रिस्पॉन्सिबल काम है, और जिसके अंदर आपको यूँ फील होता है कि मतलब आप मतलब एक अलग टाइप की सेटिस्फेक्शन आती है। तो उसके अंदर जब हमने वहाँ पे बहुत सारे एनजीओज थे, तो उन एनजीओज़ के अंदर जैसे वर्कर्स को पढ़ाना या उनके बच्चों को पढ़ाना, या ऐसे सोशल वर्क के अंदर हम लगे हुए थे, या कुछ जो वर्कर्स थे उनकी बेटियों की शादियां करवाना, ये सब में हम लगे हुए थे। तो हमने देखा कि जब हम किसी मतलब ऐसे हेल्प करते थे किसी की, तो अलग टाइप का सेटिस्फेक्शन आता था। तो वो काम करते करते एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ सर्विस के अंदर। तो अब फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसमें इतना सेटिस्फेक्शन है, इसमें मेरे को इतना अच्छा लगता है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें ये मैक्सिमाइज कर सकता हूँ मैं इस सेटिस्फेक्शन को, किस में मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप है सर्विस का। तो वो था सिविल सर्विसेज में। तो इसीलिए तब मैंने सिविल सर्विसेज का सोचा फाइनल ईयर में, और मैंने लीव ले ली 1 साल की। और फिर मैंने सितंबर 2018 में तैयारी स्टार्ट की, जून 2019 में एग्ज़ाम लिखा प्रीलिम्स, एंड देन फिर वही मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो मेरा तो इस तरह का था कि मैं पहले एक बार सर्विस में घुसा, मेरे को अच्छा लगा, सेटिस्फेक्शन मिला, तो फिर मैं सिविल सर्विसेज की तरफ इंक्लाइन हो गया। मेरे को कोई कोचिंग या इसका कुछ वो नहीं था। थैंक यू। जी। आप पूछे पंकज।
सर मेरे को आपके इंटरव्यू जो था उसका अनुभव जानना है सर। जैसे एक तो होता है कि आप इंटरव्यू रूम में जाने वाले हो, तो उससे पहले आपकी क्या माइंड माइंड दिमागी तौर पर आप किस तरीके से सोच रहे थे उस समय, एक तो वो मेरे को जानना है सर। और दूसरा ये कि सर ये प्रिपरेशन का जो फेज होता है वो काफी लॉन्ग टर्म में चलता है, तो उस पूरे फेज में है ना हम दिमागी रूप से काफी आता है, कभी कभी आता है कि भाई हम गिव अप कर दे। तो उस समय आपको कौन सी चीज थी सर जो मोस्ट मोटिवेट करती थी और फिर वापस ट्रैक पर लाती थी, और मतलब कंप्लीटली आप फिर वापस स्टडी में पूरी तरीके से उतर जाते थे सर? हाँ, तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जो एक इंटरव्यू वाला है, इसके इसी के लिए ये सेशन है, तो उसके बारे में तो मैं डिस्कस करूँगा, अभी बाद में भी डिस्कस करूँगा अच्छे से कि मुझसे क्या पूछा क्या नहीं। इंटरव्यू के अलावा कुछ और पूछना है? नथिंग सर। ठीक है, ठीक है, तो ऑल द बेस्ट तुम दोनों को, अच्छे से प्रिपरेशन करना। और मैं यहाँ पे हूँ सब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए, तो इफ़ यू हैव एनी डाउट ना, यू कैन ऑलवेज डीएम मी कि तुम्हें क्या डाउट है, मुझे जैसे ही टाइम अगर मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू। ओके, थैंक बाय। यू सर। हाउ आप ऊपर एक एग्ज़िट का वो होगा, वहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ठीक है। अभी हमने जो दिन में किया था वो सेशन तो रिवाइज हो गया। तो अब मैं आपको पहले एक बार ये बताना चाहूँगा, इसके अंदर जो मैंने कहा था कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था वो डिस्कस करेंगे। तो जो इंटरव्यू के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, तो क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मतलब मुझे पता नहीं था कि कैसा कैसे होता है, अंदर कैसे जाना है, मतलब क्या किस किस चीज़ों पे ध्यान देना होता है। तो मैंने मॉक दिया था, मॉक मैंने दिया था चाणक्य आईएएस का मॉक दिया था, और नेक्स्ट आईएएस का, और एक दो मॉक और दिए थे। तो फिर मैंने मॉक के अंदर, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उसके अकॉर्डिंग मुझे ये समझ आया कि मॉक इंटरव्यूज़ के अंदर मतलब आपको कॉन्फिडेंस लेवल एक बिल्डअप हो जाता है, आपको वहाँ किस तरह से बात करनी है, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, उस तरह से देखा जाए तो मॉक काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो फिर जब मैंने मॉक दिया, मॉक के अंदर पर मेरा जो मॉक था और जो मेरा सिविल सर्विसेज में यूपीएससी ने जो इंटरव्यू लिया वो मतलब बहुत डिफरेंट था। मतलब जिस हिसाब से मॉक में मतलब उसको जिस हिसाब से इंटरव्यू को बनाया जाता है और जिस हिसाब से असली में इंटरव्यू होता है तो वो एकदम डिफरेंट होता है। जैसे मॉक के अंदर आपको कई बार हो सकता है आप घबरा जाएं, आपसे फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ लें, या आपको मतलब ऐसा फील हो जाए कि यार मॉक तो बहुत बेकार गया। लेकिन मेरी मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मॉक और यूपीएससी का इंटरव्यू बहुत अलग है। यूपीएससी का इंटरव्यू में बहुत प्यार से और मतलब बहुत एक अच्छे वे में आपसे बात होती है, एक कन्वर्सेशन होती है पूरी, और उसके अंदर मतलब आपको अपने आप फील होगा कि ये मॉक जैसा नहीं है। लेकिन बस एक चीज़ जो मॉक वाली आपको हेल्प कर देगी वो होगा कि आपको कॉन्फिडेंट बना देगी। तो जब मेरा मॉक हुआ, तो मॉक के बाद जब मैं यूपीएससी के इंटरव्यू में गया, तो मेरा जो बोर्ड था, जो पैनल था, वो पीके जोशी सर का पैनल था, जो अभी चेयरमैन है यूपीएससी के। तो मतलब जैसे स्टार्टिंग में होता है कि यार किस तरह से जाना है, तो जो मैंने रिसर्च किया था, मैंने पहले सोचा था कि किस तरह से मेरे को वहाँ बैठना है। पहले आप जैसे बैठने का एक तरीका, मतलब एक एटिकेट्स, बेसिक एटिकेट्स की आप वो देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे बैठना है कैसे नहीं। क्योंकि जो यूपीएससी का पैनल होता है उसमें एक वो साइकोलॉजिस्ट भी बिठाते हैं जो आपके मतलब आपके ह्यूमन बिहेवियर, मतलब आप किस तरह से बैठे हैं, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। मतलब वो उन सब चीज़ों के लिए एक स्पेशल एक बंदा होता है वहाँ पे, एक मेंबर होता है जो आपको देख रहे होते हैं कि ये किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बैठे हैं और अगर आपसे कोई टफ क्वेश्चन पूछ रहा है और आप की बॉडी लैंग्वेज ऐसे कि आप एकदम से ऐसे अपने फिस्ट को टाइटली ऐसे होल्ड कर ले रहे हैं या रिलैक्स हो जा रहे हैं जब इजी क्वेश्चन है, तो वो सब मतलब वो सब चीज़ें देखते हैं कि आप कब नर्वस हो रहे हैं कब नर्वस नहीं हो रहे हैं। तो आपको पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि आपको काम रहना है। ठीक है, इसको ऐसे मान के चलिए कि आप जब अंदर जा रहे हैं तो आपको वो नहीं जानते हैं, आपको बस वहाँ अंदर जाना है, बात करके आनी है, बस अंदर जाना है, बात करनी है और आनी है।
ठीक है, बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरा इंटरव्यू गंदा जा रहा है, मेरे को कम मार्क्स मिलेंगे, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स का सोचना ही नहीं है इंटरव्यू के अंदर, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ऑनेस्ट रहना है आपको, बिल्कुल भी अपने आप को जो आप हैं उससे ज़्यादा शो करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने आप को ज़्यादा दिखाएंगे कि मैं जो हूँ मैं उससे ज़्यादा अपने आप को बेटर दिखाएंगे, तो वो हो सकता है नेगेटिव चला जाए, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो आपको देख के पहचान जाते हैं आपकी बातों से कि आप में कितना कंटेंट है, कितनी डेप्थ है। तो आप वहाँ जाइए, आप ऑनेस्ट रहिए, जो वो पूछ रहे हैं बस उसका आंसर दीजिए। अपने आप जो आपकी पर्सनैलिटी है वो उनको दिख जाएगी, वो समझ जाएंगे, तो आपको कुछ दिखाने की ज़रूरत वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि इंटरव्यू बोर्ड के अंदर जब वो जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, तो आपको मतलब किस तरह से रिएक्ट करना है, मतलब एकदम से आप जैसे एक आप एक किस वे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आपको क्वेश्चन आता था, आपने एकदम से आंसर कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा जिसमें आपको नहीं आता था, तो आपने फिर टाइम लिया, सोचा, फिर किया। तो वो क्या है कि ये एक मतलब एक वेरिएंस है आपके बिहेवियर में, कि आपको आसान पूछते तो आप एकदम से मतलब बिना सोचे आप एकदम से आंसर दे देते हैं, और जैसे ही आपको क्या बोलते हैं टफ क्वेश्चन पूछा तो आप बहुत टाइम ले, तो आप एक एक कांस्टेंट स्पीड में बोलिए। कांस्टेंट स्पीड में मतलब अगर आपको आता है तो भी थोड़ा शांति से 1-2 सेकंड सोचिए फिर बोलिए, मतलब 1-2 सेकंड सोच के बोलना है, एक उस तरह से। और आपको याद रखना है कि वहाँ से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो एक नॉलेज टेस्ट नहीं है, मतलब अगर आपसे वो कुछ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आपको नहीं आता है तो सिंपली बोल दीजिए नहीं आता है, मतलब आपको मतलब गेस करने की ज़रूरत नहीं है, या मतलब इस तरह से आपको करने की जरूरत नहीं है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मेन चीज़ है कि वहाँ घबराना नहीं है, चाहे कितना ही मतलब चाहे कैसा इंटरव्यू हो, आपसे 24 क्वेश्चन पूछे, आपको 24 के आंसर ना आते हो, तो भी आपको जब आना है तो कॉन्फिडेंस से बाहर आना है, कॉन्फिडेंस को नहीं गिरने देना है। क्योंकि वहाँ कितने क्वेश्चन कितना आप आंसर दे रहे हैं वो सबसे वो मैटर नहीं करता, आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है। कि आपके अगर आपको 5 क्वेश्चन उन्होंने टफ पूछे और आपने पांचों के आंसर नहीं दिए, तो भी 6th क्वेश्चन में आप उसी कॉन्फिडेंस में, उसी कामनेस के साथ बैठे हैं जिसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन में बैठे थे। तो आपको ये याद रखना है। तो जब मेरा इंटरव्यू था, तो जब मैं अपने उस पैनल के पास मतलब जैसे ही मैंने एंटर किया, तो मैंने बहुत कामली उन सबको पहले गुड मॉर्निंग विश किया, और फिर मैं अपने मतलब उन्होंने बोला कि यू मे सिट। फिर उसके बाद मैं बैठा, फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन मतलब जो चेयरमैन होते हैं उन्होंने क्वेश्चन पूछा, पीके जोशी सर ने। तो उन्होंने मेरे से पहले क्वेश्चन थोड़ा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पूछे, कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टूल्स से रिलेटेड पूछे। तो आप याद रखिए कि जब आप जाते हैं तो पहले चेयरमैन जब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो बहुत ही मतलब अच्छे और बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं जिससे आपको कंफर्टेबल करने की वो कोशिश करते हैं। तो जब आपसे चेयरमैन से बात हो रही है तो उसमें बहुत प्यार से और अच्छे से बात कीजिए। और उसके बाद फिर जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर आपके पास जो पैनल होता है जिसमें 5 to 6 मेंबर्स होते हैं, वो एक एक करके क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। अब वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो सकते हैं, तो पहली चीज़ जो है आपके क्वेश्चन 60% आपके डेफ से रिलेटेड होंगे, जो आपसे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाएगा। और उसके अलावा जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके मतलब क्या बोलते हैं, ये जॉब से हो सकते हैं, आपके ऑप्शनल से हो सकते हैं, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से हो सकते हैं, तो इन सब से हो सकते हैं। और कुछ एक एक जो मेंबर होंगे वो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस तो आने चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस में करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना ही है। और फिर जब वो आपसे क्वेश्चन पूछें तो फॉर एग्जांपल आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको अपने पूरे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को डीकंस्ट्रक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 जैन 1996, तो अब 31 जैन 1996, तो अब मुझे ये पता होना चाहिए कि जनवरी में कौन कौन से डेज आते हैं जो भी इंटरनेशनल या नेशनल सिग्निफिकेंस के हैं। फिर 31 जैन का क्या सिग्निफिकेंस है, 1996 में क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या इवेंट्स हुए थे इंडिया में या वर्ल्ड में, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट था या नहीं था। तो ये 31 जैन 1996 मतलब इसको ऐसे डिकंस्ट्रक्ट कर दिया। जैसे मेरा नेम है तो मेरे नेम को डिकंस्ट्रक्ट, मेरे नेम का क्या मीनिंग है। या मेरे जो पेरेंट्स हैं, जैसे मेरे फादर अगर बैंक में मैनेजर हैं, तो जिस बैंक में मैनेजर हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर है, तो पंजाब नेशनल बैंक किन्होंने स्टार्ट किया था, जैसे लाला लाजपत राय जी ने स्टार्ट किया। तो उसके बाद मतलब ऐसे आपको छोटी छोटी चीज़ें जो आप डिटेल अपनी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में डाल रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। कि आपने इस जॉब, आप इस जॉब में, आपने इस जॉब के अंदर क्या किया, आप इस
मतलब आप इस जॉब में कितने से कितने थे, आपने ग्रेजुएशन के मार्क्स, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स मैटर नहीं करते, लेकिन वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आपके 11th और 12th के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स हैं और ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स नहीं है, तो वो पूछेंगे कि आपके 11th 12th में तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आपके 10th में भी अच्छे मार्क्स हैं, तो ग्रेजुएशन में क्यों नहीं है। तो आप मतलब एक आंसर पहले से तैयार रखिए अपने दिमाग में कि अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि इसमें ज़्यादा मार्क्स हैं इसमें कम मार्क्स हैं, तो क्यों है क्यों नहीं है, तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई आपकी। उसके बाद डेफ वाला हो गया आपका। फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको, एकदम ये भी देख सकते हैं कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से आपका बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है, ये भी देख सकते हैं। और फिर उसके बाद जब आपसे मतलब पूरा एक पैनल आपसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे, तो अब आप, हाँ एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको मतलब कई सारे टाइप के आपके रिएक्शन हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आप चाह रहे हैं कि वो क्वेश्चन जल्दी से ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आपने, उन्होंने कुछ पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया, मतलब कुछ भी पूछा और आपने बस उसका आंसर दिया और चुप हो गए, ठीक है। उसका मतलब आपको आंसर देना 2-3 लाइंस में, लेकिन 2-3 लाइंस में अगले क्वेश्चन का आपको वो भी देना है, मतलब एक स्कोप भी देना है, ताकि मतलब आप अपने हिसाब से स्टीयर कर सकें। मतलब ये उस केस में है अगर आपको चाहते हैं कि आप इंटरव्यू को खुद स्टीयर करें। मतलब कई बार होता है कि आप भी इंटरव्यू को स्टीयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने अगर क्वेश्चन पूछा मुझसे कि पंजाब नेशनल बैंक के बारे में कुछ बताओ, तो अब मुझे अगर पता था कि पंजाब नेशनल बैंक से क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं पहले से जब तैयारी कर रहा था, तो मैं डेफ की जब मैंने तैयारी की, तो मैं पहले लाला लाजपत राय के बारे में पूरा पढ़ के जाऊंगा, फिर उनसे रिलेटेड मैं साइमन कमीशन पढ़ लूंगा। अब जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो मैं उसका आंसर देने में लाला लाजपत राय जी के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे ही मैं लाला लाजपत राय जी के बारे में डिस्कस करूंगा, तो वो वहां से खुद हो सकता है साइमन कमीशन पे पूछ लें। तो अब वो क्या हुआ कि मैंने स्टीयर किया अपने कन उसको। तो आप डॉज करने की बजाय कोशिश कीजिए कि आप किसी तरह स्टीयर कर सकें, और ज़्यादा लंबा आंसर भी नहीं देना है। मेंस की तरह नहीं कि उन्होंने कुछ पूछा और आप 250 वर्ड्स में एक्सप्रेस करने लग जाएं उस चीज़ को। आपसे कुछ चीज़ पूछी, आप 2-3 लाइन में बोलो और उसके बाद उनको स्कोप दो कि वो और क्वेश्चन पूछें या उसी को आगे कंटिन्यू करें। तो आप एक इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। तो आपने जब इस तरह से आप अपने इसको स्टीयर करेंगे और आपसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, फॉर एग्जांपल मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन रेलवेज से रिलेटेड, प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड, या यूके में रीनेशनलाइजेशन हो रहा है ट्रेन का, तो उससे रेलवे से रिलेटेड उससे क्वेश्चन पूछा था। फिर उसके बाद मुझसे पूछा सिचुएशनल क्वेश्चंस कि इफ़ यू आर अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ जमालपुर या ऐसे, तो आप उसके अंदर आपको क्या बोलना है, किस तरह से आंसर देना है। उस तरह के क्वेश्चन पूछे थे कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं यहाँ के, तो आप एजुकेशन में क्या करेंगे, कौन सी 3 जगह है जहाँ पे आप मतलब काम करना चाहेंगे, हेल्थ, एजुकेशन, ऐसे। फिर उसके बाद पूछा कि क्या बोलते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड फिर आया कि आप मतलब अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, फिर आप सेक्रेटेरिएट में बैठ जाएंगे, तो सेक्रेटेरिएट में जब चले जाएंगे तो आपको कैसा फील होगा। मतलब उन्होंने इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि मतलब मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा ऑप्शनल पे, और क्या बोलते हैं मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे, मेरा मेरे जॉब से रिलेटेड, और एक सिचुएशनल क्वेश्चंस, इन पे मेरा पूरा का पूरा इंटरव्यू चला था। और जब मेरा इंटरव्यू एंड हुआ, तो दे विल से यू कि ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम, फिर आप वहाँ पे बोलो कि थैंक यू, सबको बिड कीजिए, फिर खड़े होइए, फिर एक्सक्यूज़ मी बोल के निकल जाइए। मतलब बस ये आपका एक इंटरव्यू था, और मैं बहुत चिल था, और बिल्कुल भी वो नहीं था कि हाँ मुझे मतलब घबराहट या ऐसा। तो वही मैं कहूँगा कि आप काम रहेंगे और घबराएंगे नहीं, तो आपका अच्छे से रहेगा, पूरा इंटरव्यू अच्छे से होगा, कोई डरने की बात नहीं है। और ये मैंने इंटरव्यू के बारे में डिस्कस कर दिया। उसके बाद सोशल मीडिया का मैं बता चुका हूँ, कॉन्टिन्यूटी, रिवीजन, ठीक है, ये सब मैंने बता दिया। अब आप पूछ सकते हैं, आपको क्या पूछना है क्वेश्चंस। ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू लगभग, मेरा इंटरव्यू 25 मिनट्स चला था। 25 से मतलब 25 से 30 मिनट्स तो चलता ही है सबका, मतलब 25 से 30 मिनट्स चलता है।
व्हाट टू वियर, आप एक फॉर्मल जो एक मतलब एकदम फॉर्मल अटायर होता है कि आप जिसके अंदर फॉर एग्जांपल मैन के लिए एक होता है कि शर्ट पैंट एंड योर टाई एंड योर ब्लेजर ऐसे, और गर्ल्स के लिए मोस्ट प्रेफरेबली होता है साड़ीज़। तो आप ये सब देख सकते हैं दोनों नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी। ए आर सी रिपोर्ट्स की आप समरी पढ़ लीजिए, जो जो मतलब उसके अंदर आपको हर एक ए आर सी रिपोर्ट में कुछ कुछ कमिटीज़ हैं, बस आपको कमिटीज़ मेन होती हैं कि ए आर सी के अंदर कौन सी कमेटी किस चीज़ के लिए बनाई गई। फॉर एग्जांपल युगंधर कमेटी है, या इस तरह से आपके बहुत सारी कमेटी हैं अलग अलग, जैसे पुलिस रिफॉर्म्स के लिए अलग कमेटी हैं, तो इन सब को ए आर सी ने अपने रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है। तो बस आपको वो कमिटीज़ याद रखनी है ताकि आप आंसर्स में उन कमिटीज़ को साइट कर सकें और उनकी रिकमेंडेशन बता सकें, बस इसलिए। तो एआरसी की आप कोई भी समरी उठाइए, उसमें से कमिटीज़ या इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो आपको लगती है कि किसी आंसर में लिख सकते हैं, उसको लिख लीजिए। मतलब एआरसी आपके आंसर को एनरिच करने के लिए है, ये याद रखिएगा। ठीक है, वाई आई एफ एस पे लोग पूछ रहे हैं। तो जो वाई आई एफ एस वाला जो क्वेश्चन है, इसके लिए एक मैं अलग से सेशन कर लूँगा। इंस्टा पे नहीं होगा वो सेशन, वो एक इंटरेक्टिव सेशन मैं रखना चाहता हूँ वाई आई एफ एस वाला। तो वो जूम पे होगा, तो जिनको वाई आई एफ एस वाला क्वेश्चन है वो मेरे को डीएम कर देना। तो मैं उनको उनके लिए एक सेपरेट एक वो बनाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर जो लिमिट है वो 100 से 250 पार्टिसिपेंट्स की है। तो जो आईएफएस को टारगेट कर रहे हैं मैं उनके लिए ये कर लूँगा, उनको बताने के लिए। बाकी मैं एक बेसिक आपको बता देता हूँ कि आईएफएस के बारे में, कि मैं आईएफएस और बाकी सब सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। तो दो चीज़ें हैं कि पहला एक डोमेस्टिक सर्विसेज होती हैं, फॉरेन सर्विस डोमेस्टिक सर्विस नहीं है, ये आपके फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है। डोमेस्टिक सर्विसेज में आपका आता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, और जो सेंट्रल सर्विसेज हैं ऑडिटिंग अकाउंट सर्विसेज या डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, ये सब। तो डोमेस्टिक सर्विसेज में आप इंडिया में सर्व करते हैं, फॉरेन आईएफएस में आप बाहर भी सर्व करते हैं और इंडिया में भी सर्व करते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन होता है कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज में सिर्फ बाहर सर्व करते हैं, ऐसा नहीं है। इंडियन फॉरेन सर्विसेज में आप बाहर भी सर्व करते हैं और इंडिया में भी सर्व कर सकते हैं, और मतलब इंडिया में भी सर्व करना पड़ता भी है कुछ टाइम के लिए। और आप अपने पेरेंट्स को बाहर ले जा सकते हैं। जैसे आप कई लोगों को आईएफएस में मिसकंसेप्शन होता है कि पेरेंट्स को नहीं ले जा सकते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को ले जा सकते हैं। अब जैसे कुछ लोगों ने पूछा कि डिपेंडेंट पेरेंट्स को ले जा सकते हैं, तो डिपेंडेंट पेरेंट्स में भी एक आपका क्राइटेरिया होता है इमोशनली डिपेंडेंट। तो जब आप इमोशनली डिपेंडेंट फॉर एग्जांपल सिंगल चाइल्ड है, या आप मतलब सिंगल मेल चाइल्ड है, आप आपके साथ आपके पेरेंट्स को रहना है, तो आप उसको इमोशनली डिपेंडेंट में दिखा के अपने पेरेंट्स को ले जा सकते हैं। तो पेरेंट्स को ले जाना कभी इशू नहीं है। हाँ, अगर आपकी पोस्टिंग ऐसी कंट्री में हो जाए जहाँ पे उस कंट्री के रूल्स अलाउ ना करते हो तो अलग बात है, पर वो बहुत रेयर होता है, तो इतना कोई उससे डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप यूँ समझिए कि अगर आप डोमेस्टिक सर्विसेज में भी हैं, तो भी बहुत कम ऐसा होता है कि आप डोमेस्टिक सर्विसेज के अंदर अपने पेरेंट्स को रख पाएँ। फॉर एग्जांपल बहुत सारे मेरे बैचमेट्स हैं जो अभी पोस्टेड है, क्योंकि आपके पेरेंट्स की भी एक लाइफ है ना, उनको भी अपनी लाइफ जीनी है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको अगर एकदम पोस्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स हरियाणा से हैं और मेरे को मान लीजिए कर्नाटका कार्डर मिल जाए, और कर्नाटका कार्डर में मैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट में हूँ, मैं वहाँ पे सर्व हूँ, तो मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि मेरे पेरेंट्स को मैं उनके सोशल सर्कल से उठा के और अपने साथ अपने कर्नाटका कैडर के अंदर अपने साथ रखूं। तो मैं चाहूँगा रखना, लेकिन ये उनके साथ गलत होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो ना रहना चाहे, कि उनको अच्छा ना लगे हरियाणा से कर्नाटका आना। तो इसीलिए तो पेरेंट्स का तो वो इशू आप किसी भी सर्विस में रहिए रहेगा ही। लेकिन ये है कि आप ले जा सकते हैं, जैसे आप कर्नाटका में मैं ले जा सकता था, ऐसे में किसी और कंट्रीज में भी ले जा सकता हूँ। और ठीक है। हाँ नहीं, साइकोलॉजिस्ट बस ये देखते हैं कि आप किस तरह का आपका बिहेवियर है, और कुछ नहीं। तो एक ये फॉरेन सर्विसेज में एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि हर एक सर्विस के अंदर हर एक सर्विस के अंदर मतलब एक कुछ पीक पोस्टिंग्स होती हैं जिसमें आपको बहुत मतलब एकदम उस सर्विस की पीक पोस्टिंग होती है, ठीक है। और कुछ पोस्टिंग्स होती हैं जो उस के अंदर मतलब एक स्टेगनेंट पोजीशन पे होती है। फॉर एग्जांपल एक कोई भी किसी भी सर्विस का ग्राफ
ऐसे उठता है और फिर ऐसे उठते उठते चले जाता है। अब मैं आपको इसके अंदर एक बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, तो इन सब में, इन तीनों में और ये ऑल इंडिया सर्विसेज है। तो इसके अंदर आपका जो स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है कि आपको स्टार्ट एक हाई पॉइंट से होता है कि आप जैसे एसडीएम है, डीएम है, ठीक है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और बहुत एक ग्रास रूट लेवल पे काम करना, और मतलब एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस है, एक अलग ही टाइप की लाइफ होती है। फिर जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाले पीरियड के बाद ओवर होता है, फिर आप जाते हैं सेक्रेटेरिएट में। तो जब आप सेक्रेटेरिएट में जाते हैं तो इट्स लाइक कि एक हेडक्वार्टर में आपके पास इतने सारे मतलब आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, तो आपको मतलब यू आर नॉट दैट स्पेशल जितना आप डिस्ट्रिक्ट में होते हो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में आप एक ही आईएएस ऑफिसर होते हो जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, या कुछ एसडीएम होंगे, ठीक है। तो जो पीक है वो आप मतलब जो एक सबसे ज़्यादा चेरिश करते हैं वो टर्म होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला। तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला जो टर्म होता है आईएएस के अंदर, वो लगभग मतलब आजकल एवरेज 3 to 5 years है। तो 3 to 5 years के लिए आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं। उसके बाद आप अलग अलग पोस्ट पे रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, लेकिन अगर आप सोचें कि इतनी पावरफुल पोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वैसा नहीं होता। तो सबसे पावरफुल पोस्ट होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की आईएएस में। सेम आईपीएस के अंदर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी वाली जो पोजीशन होती है, वो भी 3 to 5 years होती है एवरेज टेन्योर, जिसके अंदर आप सब पीक पे होते हैं अपने करियर पे, जिसमें आपको यूं लग रहा होता है कि ये मतलब मेरा सबसे पावरफुल पोस्ट है। उसके बाद आप हायरार्की में ऊपर बढ़ते जाएंगे, उसके बाद आप सेक्रेटरी बनेंगे या डीजीपी बनेंगे, तब भी आपके पास बहुत पावर आती है। बट जो एक इंसान जो सोच के जाता है कि मेरे को पावर, जिस हिसाब से आप सोचते हैं, जिस हिसाब से फॉर एग्जांपल जो ये इतना कमर्शलाइज हो गया है कि इतने सारे मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने जो बना दिया है, या एस्पिरेंट्स जो टीवीएफ एस्पिरेंट्स हैं, मतलब ऐसे बहुत सारी टीवी सीरीज बन रही हैं, इतनी वीडियोस बन जाती है जिसके अंदर यूपीएससी मोटिवेशन में वो आपको दिखाते हैं कि आप आईएएस बन गए तो आपको एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिखाएंगे, आई बन गए तो आप सुपरिटेंडेंट दिखाएंगे। लेकिन आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप आईएएस बने और आगे के आप अपने पूरे करियर में रिटायरमेंट तक कलेक्टर रहेंगे या एसपी रहेंगे। आप ये याद रखिएगा कि 3 to 5 years ही होता है वो टेन्योर, जिसमें आप अगर कलेक्टर होंगे या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे। उसके बाद आप पुलिस के अंदर बनेंगे डीआईजी, आईजी, डीजीपी, ऐसा। तो जो आप एसपी वाला जो आप वो, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला जो आप सोचते हैं, वो 3 to 5 years होता है। तो और अब फॉरेन सर्विसेज के अंदर उल्टा है। फॉरेन सर्विसेज में यू स्टार्ट एट अ लो, कि आपकी मतलब स्टार्टिंग में आप थर्ड अटैचे हो, फिर आप सेकंड सेक्रेटरी, थर्ड सेक्रेटरी, फिर आप सेकंड सेक्रेटरी हो। तो सेकंड सेक्रेटरी हो, सेकंड सेक्रेटरी के बाद फिर आप जब फर्स्ट सेक्रेटरी बनोगे, फिर आप कॉन्सुल जनरल, आप जब ऐसे बनते जाओगे। लेकिन इसमें फॉरेन सर्विसेज में जो पीक है वो है एम्बेसडर। एंड एम्बेसडर आप लगभग 20 साल, 18-20 साल बाद बन जाते हो, आजकल तो 16 साल बाद भी बने हैं लोग। तो जब आप 16 ईयर बन रहे हो, उसके बाद आप फिर रिटायरमेंट तक एम्बेसडर या उसी रहते हो उससे, तो आपको फिर मतलब लगभग 15 से 16 साल मिल जाते हैं आपको रहने के। हाँ, डिविजनल कमिश्नर डीएम से ज़्यादा पावरफुल है, बट डिविजनल कमिश्नर आप यूँ सोचिए, मतलब इसके अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स है। फॉर एग्जांपल अगर एक बैच में, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक स्टेट है जिसके अंदर अगर 12 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उस स्टेट के अंदर बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, तो आप सबको तो डिविजनल कमिश्नर नहीं बना सकते ना। तो तो वही वाला इशू होता है, क्योंकि कई कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को क्लब करके एक डिवीजन बनती है जिसका डिविजनल कमिश्नर हेड होता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मतलब एक स्टेट के अंदर, जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने में भी आप जब एक बार अंदर एंटर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने में भी बहुत कंपटीशन होता है, और मतलब हर चीज़ में आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो आप यूँ नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है, मतलब मेरे को ये वाली पोस्टिंग मिल ही जाएगी। तो यू कैन नेवर बी श्योर कि आपको कौन सी पोस्टिंग क्या मिलेगा। तो मतलब एक बार सर्विस में एंटर करने के बाद आपको सिनेरियो पता चलता है। अभी क्या होता है कि जब हम प्रिपरेशन में होते हैं हमें कुछ नहीं पता होता है, हमें बस ये लगा रहता है कि हमें बस अंदर एंटर करना है, एंटर करने के बाद देखेंगे क्या होगा। लेकिन जब एंटर करने के बाद आपको पता चलता है कि अच्छा ये पूरा सिनेरियो है, ऐसी सिचुएशन है। जैसा फॉर एग्जांपल मुझे एकदम वैसा ही फील होता है जो मेरे को आईआईटी में फील हुआ था कि जब मैं आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो जब मैं 11th 12th में पीसीएम पढ़ता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि पता नहीं आईआईटी क्या है। तो एकदम ये जैसे मतलब एकदम कोटा में लोग पढ़ने जाते हैं, या ऐसा है कि आईआईटी के अंदर जाके तो पता नहीं क्या ही हो जाता है।
लेकिन जब मैं आईआईटी के अंदर एंटर किया तब मुझे पता चला कि इतना ओवर हाइप्ड है, कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब नॉर्मल एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, बस अच्छी एजुकेशन है और अच्छा मतलब वो है। लेकिन इतना मतलब ओवर हाइप्ड लगा मुझे, जो उसके मतलब बारे में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बना रखा है। सेम मैंने ये ऐसा ऑब्जर्व किया कि जब मैं यूपीएससी के लिए जो मैं तैयारी कर रहा था, तो जो इस यूपीएससी को जो बना रखा है, वो जब आप अंदर जाते हैं और फिर आप देखते हैं सर्विसेज को, वो थोड़ा अलग है, मतलब काफ़ी अलग है। तो बस अपने माइंड सेट पे मतलब इसे इन्फ्लुएंस ना होने दीजिए खुद को, मतलब कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखिए, ना ही एक्सपेक्टेशन कम रखिए, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और आपको मकसद होना चाहिए कि मेरे को सर्व करना है, पावर और ये सब मत सोचना। कई बार हो सकता है कि आप डिसअपॉइंट हो जाएं, तो इसीलिए। देर आर नो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर आईएफएस। मेडिकल रिक्वायरमेंट सिर्फ आईपीएस के लिए होती है। आईआईटी में यूपीएससी का काफ़ी क्रेज़ है, काफ़ी क्रेज़ है, हाँ। और क्वेश्चन पूछिए अगर हैं तो, क्योंकि मैंने लगभग डिस्कस कर दिया है कि मैंने अपनी स्टोरी बता दी है, रिलेशनशिप्स और ये सब बता दिया था। इंटरव्यू से रिलेटेड मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया आप लोगों से। सोशल मीडिया मैंने यूज़ नहीं किया था। स्किल्स रिक्वायर्ड, देर आर नो स्किल्स रिक्वायर्ड टू एंटर इन एनी सर्विसेज। आपको किसी भी सर्विस में एंटर करने के लिए कोई स्किल नहीं चाहिए। जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो आप अपने आप वो स्किल्स एक्वायर कर लेते हैं। तो ट्रेनिंग का नाम ट्रेनिंग इसीलिए है कि आपको स्किल्स दी जाए। तो आपको ऐसा नहीं है कि एंट्री पॉइंट पे मुझे कुछ आना चाहिए या कोई स्किल्स होनी चाहिए। हॉबीज़, हॉबी सेक्शन के अंदर तो बस मैं ये कहूँगा कि इंटरव्यू के अंदर आप ऑनेस्ट रहिए, आप सच्ची बात लिखिए। जैसे मेरी हॉबीज़ थी डांसिंग एंड स्केचिंग, तो मैंने डांसिंग एंड स्केचिंग लिखा वहाँ पे, क्योंकि ये मेरी जेन्युइनली हॉबीज़ थी। तो आप मतलब अपनी जो भी हॉबी है उसको जेन्युइन हॉबी है तो लिखिए। अगर आप खाली भी रख रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, खाली उसको रहने दीजिए। अगर कुछ भी नहीं है तो खाली पड़े रहने दीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हॉबी सेक्शन को खाली रख के आए लेकिन फिर भी सिलेक्ट हुए हैं। तो बस ऑनेस्ट रहिए, मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा, ऑनेस्ट रहिए। नहीं, मैं अपनी हॉबीज़ को परस्यू करता था। फॉर एग्जांपल मैंने स्केचिंग की है, मैंने डांस भी किया है। तो वो सब तो मैंने किया है। मैंने बहुत बार लो फील किया, जैसे मैंने अपने दिन में भी बताया था अपने स्ट्रेटेजी के अंदर कि मतलब हमेशा से, फॉर एग्जांपल जब मैंने आपको पूरा, मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ कि जो मैंने बताया था अपने अपने बारे में, जो मैंने बताया था कि सेवन्थ क्लास तक मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था। सेवन्थ क्लास में मैंने पहली बार अपनी क्लास को टॉप किया था। सेवन्थ क्लास में टॉप करने के बाद फिर मैंने एट नाइन टेंथ टॉप किया। इलेवेंथ क्लास के अंदर डिक्लाइन हुआ। ट्वेल्थ के बाद मैंने आईआईटी दिल्ली में गया। आईआईटी दिल्ली जिस साल में गया था उसी साल मैंने एससीआरए निकाला। 3 मंथ्स आईआईटी दिल्ली में रहने के बाद फिर मैंने आईआईटी दिल्ली छोड़ के एससीआरए ज्वाइन किया, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेस। फिर एससीआरए के अंदर मैं 4 साल वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन किया, और एससीआरए के अंदर मैंने जब इंडक्ट हुआ इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स में, तो मैंने 1 साल की लीव ली और उसके बाद मैं यहाँ पे 1 साल की लीव लेके सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लिखा मैंने। तो जो मैंने 1 साल की लीव ली उसमें मैंने स्केचिंग भी की है, मैंने उसके अंदर डांसिंग भी की है, मैंने उसके मतलब उसके अंदर पढ़ाई भी की है, और मतलब क्या बोलते हैं अपनी हॉबीज़ को परस्यू किया है। कट ऑफ हुआ हूँ, नेगेटिव इन एलिमेंट्स को हटाया है, सोशल मीडिया को यूज़ नहीं किया है। और क्या बोलते हैं, मेरा जो मैं मतलब फॉर एग्जांपल मैं रात को पढ़ता था, मेरे को दिन में पढ़ने की आदत नहीं थी, तो मैं होल नाइट स्टडी करता था, फुल नाइट स्टडी करता था, और उसके बाद दिन में सोता था। उसके बाद फिर शाम से फिर दोबारा पढ़ना शुरू कर देता था। और क्या बोलते हैं, मैं अपने पेरेंट्स से
फुल कांटेक्ट मतलब पूरा उन्हीं से डिस्कस करता था। भले ही मुझे पता था कि पेरेंट्स या फिर फ्रेंड्स आपको नहीं बता सकते, जो प्रिपरेशन नहीं कर रहा वो आपको सोल्यूशन नहीं बता सकता आपकी प्रॉब्लम्स का, लेकिन वो अगर आपकी बात सुन भी ले तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट करती है आपको। तो बस मैं उनको बताता था और मैं खुद ही सॉल्यूशन ढूंढता था, लेकिन बस बताता था ताकि मुझे अच्छा लगे। बता के वो भी कुछ इनपुट दें, हो सकता है कि वो भी ऐसा इनपुट दे दे जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना बहुत अच्छी बात होती है, जो आपको मतलब उससे ही लड़ने की हिम्मत देती है और आपको सॉल्यूशन भी कई बार मिल जाता है, तो इसीलिए। और दिल्ली आना कोई कंपलसरी नहीं है यूपीएससी के लिए, मैंने बताया मैंने अपने घर से प्रिपरेशन की है। मैं दिल्ली आया था एक हफ्ते के लिए, लेकिन मैं समझ गया था कि मेरे को घर पे रह के ही करनी पड़ेगी, मेरे को दिल्ली में नहीं करनी मेरे को, तो मैं घर पे आ गया था और मैंने फिर अपने हरियाणा अपने होम टाउन से ही किया। ठीक है, तो प्लान प्लान बी वाला मैंने आपको बताया था, डेली रूटीन रिलेशनशिप से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। रिवीजन मैंने आपको बताया कि रिवीजन इज़ द की, अगर आपको कुछ भी करना है आप रिवीजन जितनी बार करेंगे उतना अच्छे आप आंसर्स लिख पाएंगे। मैं हिसार से हूँ, हिसार हरियाणा। करंट अफेयर्स एंड नोट्स मेकिंग, तो आप करंट अफेयर्स के लिए कर सकते हैं कि आप करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बताया कि एक न्यूज़पेपर लीजिए, एक मंथली मैगजीन लीजिए। न्यूज़पेपर जैसे मैंने लिया था इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, आप दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने मंथली मैगजीन ली थी, मंथली में विजन आईएएस पढ़ता था। प्लान बी आपका होना चाहिए। प्लान बी आप, जो मैंने बताया क्लास ट्वेल्थ के बाद आप अपने प्लान बी पे काम कीजिए। ट्वेल्थ के बाद आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप जैसे मेरा प्लान बी था कि मेरा प्लान बी ये था कि मैं पहले ही रेलवेज़ में एंटर कर चुका था, तो मैं इंडियन रेलवे सर्विस में रहता। उससे पहले मेरा प्लान बी था आईआईटी दिल्ली, कि आईआईटी दिल्ली में था, आईआईटी दिल्ली में अगर रेलवेज़ में नहीं होता तो मैं आईआईटी दिल्ली में रहता। तो ऐसा मतलब हर बार मेरे पास एक प्लान भी रहता था। तो आईआईटी दिल्ली रहा या रेलवेज था, फिर उसके बाद अब यहाँ आईएफएस में हूँ। तो आप अपना एक प्लान बी रखिए कि आप ट्वेल्थ के बाद काम कीजिए आपके प्लान बी पे, तो इलेवन ट्वेल्थ में काम कीजिए कि आपका प्लान बी अच्छा हो। कि इलेवन ट्वेल्थ में आपने अगर जैसे मेडिकल की प्रिपरेशन करें तो कोशिश कीजिए आप एमबीबीएस या एमडी हो जाएं, तो एमबीबीएस में हो जाएगा तो आपको यूँ होगा कि हाँ आपके पास प्लान बी है, जैसे आईआईटी में हो गए तो आपके पास प्लान बी होगा। तो उस तरह से। बुक लिस्ट के लिए मैंने बोला इंक्विजिटिव सोल नाम से एक अकाउंट है, इंक्विजिटिव सोल, मेरा एक फ्रेंड है, बैचमेट है हिरेन, उसने एक बुक लिस्ट डाली है, उन्होंने जो बुक लिस्ट डाली है आप उससे वो रेफर कर सकते हो, वो अच्छी बुक लिस्ट है। ऑप्शनल आप वो ले सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, और कुछ मत देखिए उसमें रिजल्ट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, भूल जाइए। मेरे पास भी यही था कि मेरे को भी कोई भी ऑप्शनल लेना था जो 3 मंथ्स में तैयार कर सकता हूँ मैं प्री और मेंस के लिए। तो जब मैंने 25 डेज़ के अंदर अपना ऑप्शनल तैयार किया था, तो उन 25 डेज़ के अंदर तैयार करने के लिए मतलब पबैड, अब जिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिस ऑप्शनल को लोग तैयार करते हैं 3-4 महीने फिर भी मार्क्स नहीं आते, उसको मैंने तैयार किया 25 डेज़ में। तो मैंने बस इसलिए तैयार किया क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट था। अब मैं भी उसमें डिमोटिवेट हो सकता था कि यार मेरे को तो इसमें तो वैसे ही मार्क्स नहीं आते, मेरे तो 25 डेज़ में क्या ही हुआ, लेकिन फिर भी मैंने उसको पॉजिटिव लिया कि मेरे को उसमें इंटरेस्ट है, तो मैं चाहे किसी के ना आए लेकिन मैं मेरे को मार्क्स लेके आने हैं। तो उस तरह से अपने आप को थोड़ा माइंडसेट बनाइए कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप उसको पढ़िए ऑप्शनल को, और उसमें मार्क्स आ जाएंगे जिसको आप ज़्यादा पढ़ सकते हो। रिवीजन स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया कि मैंने पहले आपको, जब आप पहली बार बुक पढ़ेंगे तो लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, दूसरी बार भी आपको लाइन टू लाइन ही पढ़नी होगी, तीसरी बार में आप 2-3 लाइनों को क्लब करके पढ़ेंगे कि अच्छा यहाँ ये लिखा है ये लिखा है। तो जब आप फोर्थ रिवीजन पे आ जाएंगे या फिफ्थ रिवीजन पे तो आप पैराग्राफ वाइज करने लगेंगे, और फिर आप जब आप एक बार आपने 6-7 बार रिवाइज कर लिया, फिर आपकी अपने आप हैबिट बन जाएगी कि एक दिन में बुक रिवाइज करना, फिर तो आप कितनी बार भी कर लीजिए। सैलरी ऑफ आईएफएस ऑफिसर, देखिए सबकी जितने भी ग्रुप ए सर्विसेज हैं सबकी जो बेसिक सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 56,100 बेसिक पे होती है। उसके ऊपर आपका डीए ऐड होता है, टीए ऐड होता है। वो ऐड होने के बाद आपके पास कुछ 70 to 80,000 बनती है इंडिया के अंदर सैलरी। और अगर आप एब्रॉड पोस्टिंग है तो आपको फॉरेन अलाउंस मिलता है जो लगभग आपका $4,000 का होता है। तो आप ये मान सकते हैं कि जब आप एब्रॉड पोस्ट होंगे तो आपकी कुछ 3.5 लाख से 4 लाख तक सैलरी होती है।
और आईएफएस में स्टार्टिंग सैलरी जब आप बाहर होते हैं, और इंडिया में अगर आप हैं तो आपकी 80,000 होती है। सब डोमेस्टिक सर्विसेज में स्टार्टिंग सैलरी 70 to 80,000 होती है। और स्टार्टिंग में मुझे सोशल साइंस, तो मैं बस ये बता दूँ कि सोशल साइंस जो मैंने पढ़ा था, मेरे को एक बेसिक स्कूल वाली नॉलेज थी, लेकिन जब मैंने मतलब फॉर एग्जांपल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा तो मेरा एक कॉन्टैक्ट टूट गया था सोशल साइंस से। तो जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तब मुझे बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं थी, मतलब मेरे को ये भी नहीं पता था कि लोकसभा और राज्यसभा में कितनी सीट्स होती हैं, मतलब बिल्कुल एकदम मैं बताता हूँ, मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया था 2018 सितंबर में। उसके बाद मैंने बुक्स पढ़ी, रिवीजन किया, पढ़ते रहा, उसके बाद फिर मैंने मतलब फिर एक टाइम आ गया था कि जब मेरे को मतलब लक्ष्मीकांत भी याद हो गई थी, क्योंकि इतनी बार रिवीजन हो गया था लक्ष्मीकांत का कि और याद हो गई थी। चलिए ठीक है। तो अब मैं इस सेशन को एंड करना चाहूँगा कि मैंने बता दिया है कि अपने स्टोरी और एक रिवीजन वाला वो भी हो गया। इंटरव्यू के बारे में मेरा एक था कि इंटरव्यू बेसिकली डिस्कस हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ठीक है, तब इसको हम ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ठीक है, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए। बाय।